चालू हो गया। कहाँ पे तो बैलेंस पड़ रहा है। इसी पे से ना 20 क्यों कौन सा नासिक यही चला इस लाइट पे ये ऊपर 6 हो गया था। 7th पॉइंट में था स्कोरिंग 3 पॉइंट स्केल में 3 पॉइंट हम लोग क्या पढ़ा था ना तो क्या पढ़ा कल कौन नहीं आया बस और कभी क्लास में असेसमेंट पढ़ा है। ठीक है असेसमेंट के बारे में चल लेट्स डिस्कस। 7th पॉइंट है असेसमेंट में स्कोरिंग। स्कोरिंग कैसे करते हैं 3 पॉइंट स्केल एब्सेंट इंपेयर्ड और प्रेजेंट मतलब पेशेंट जो होगा जब जो भी आपके सामने है उसको चेक कर रहे हो पेशेंट उसका 3 पॉइंट स्केल पे मेजरमेंट करोगे। उसमें क्या होगा एब्सेंट बैलेंस होता है एब्सेंट है बिल्कुल जीरो पे है या इंपेयर्ड है या प्रेजेंट है। एक नॉर्मल बैलेंस पे चल रहा है या फिर इंपेयर्ड है। इंपेयर्ड मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब सही नहीं है या एब्सेंट है मतलब बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है। तो इस तरह की एक स्केल बनती है 3 पॉइंट स्केल हम बोलते हैं इसको। सेकंड आता है फंक्शनल बैलेंस ग्रेड। इसमें क्या था जीरो पुअर फेयर गुड नॉर्मल ग्रेडिंग करते हैं। जीरो मतलब बिल्कुल बैलेंस नहीं है, पुअर मतलब खराब बैलेंस, फेयर मतलब थोड़ा सा ठीक है, गुड मतलब अच्छा है, नॉर्मल मतलब बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं बर्ड्स बैलेंस स्केल। ठीक है ये आती है बर्ड बैलेंस स्केल। इसमें क्या करते हैं 0 1 2 3 4 रेटिंग होती है। 0 मतलब नो बैलेंस, 1 में क्या है एबल टू मेंटेन बैलेंस विद सपोर्ट और सपोर्ट के साथ कोई बैलेंस कर देगा तो उसमें ग्रेड 1 में रखेंगे। ग्रेड 2 में क्या हुआ एबल टू मेंटेन बैलेंस विद हैंड्स ऑफ मतलब कि उसने हाथ हटा दिया तो बैलेंस कर रहा है वो आएगा ग्रेड 2 में। थर्ड क्या एबल टू मेंटेन बैलेंस विद हैंड्स ऑफ एक्सेप्ट मिनिमल चैलेंजेस मतलब हाथ ऊपर कर दिया ओके हल्का उसको आपने हिलाया हिलाया कुछ किया तो वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है संभाल रहा है वो आएगा ग्रेड 3 में। फोर्थ क्या है एबल टू मेंटेन सपोर्ट विद हैंड्स ऑफ एक्सेप्ट मैक्सिमम चैलेंजेस मतलब उसने हाथ हटा रखा है और उसको आप धक्का दे दो कुछ भी तो अपने आप को संभाल लेता है वो आ गया आपका ग्रेड 4 मतलब उसका बैलेंस जो है वो अच्छा है। ये होता है आपका बर्ड्स बैलेंस स्केल 0 से लेकर 4 तक समझ गए। ये एक तरह की मशीन होती है इक्विपमेंट इसमें बैलेंस चेक करते हैं। ठीक है अब आता है आपका रॉम्बर्स टेस्ट। रॉम्बर्स टेस्ट क्या होता है इसमें क्या करेंगे स्टैंडिंग विद फीट इन नॉर्मल स्टांस पोजीशन फर्स्ट विद आईज ओपन देन विद आईज क्लोज्ड यूज्ड टू डिटेक्ट पोस्टीरियर कॉलम एटेक्सिया। इसमें क्या करेंगे पेशेंट से कहेंगे स्टैंडिंग विद फीट इन नॉर्मल स्टांस पोजीशन मतलब नॉर्मल स्टांस पोजीशन सीधे ऐसे खड़ा रहेगा पेशेंट से बोलेंगे आंखें खोल के मतलब आंख खोल के खड़ा पेशेंट। फिर क्या करेंगे देन विद आईज क्लोज्ड क्या करेंगे आंखें बंद करके सेम उससे कंधे बोलेंगे। उससे क्या हुआ यूज्ड टू डिटेक्ट पोस्टीरियर कॉलम एटेक्सिया अगर पेशेंट को एटेक्सिया है। एटेक्सिया बताया मैंने क्या होता है एटेक्सिया भूल गए क्लास में आशी याद है आपको बताया था हाँ बता रहे आते ना था पर याद नहीं है। पीछे लक्ष्मी साक्षी आप लोग थे क्या होता है एटेक्सिया इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है किसी को कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा बैलेंस इसका गड़बड़ हो रहा है किसी को कोऑर्डिनेशन दिक्कत तो बैलेंस गड़बड़ाएगा ना तो वही बात है यहाँ पे कही गई है अगर आंखें बंद करके जब वो करेगा ये चीज तो अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होगी तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगा खड़ा हुआ कैसे रहेगा आंख खोल कर खड़ा हो जाता है आंख बंद करके जैसे ही खड़ा हुआ तो वो गिर गया। ठीक है तो वही बात है या कॉलम एटेक्सिया होता है। फिर आता है शार्पेंड और टेंडन रॉम्बर्स। इसमें क्या करेंगे हेड पेशेंट स्टैंड इन ए टेंडन हील टू टो पोजीशन मतलब इस तरह से हील टू टो पोजीशन एक बार पंजे से आएंगे एक बार हील पे आएंगे पेशेंट से करने को बोलेंगे विद फर्स्ट विद आईज ओपन आंख खोल के पेशेंट ऐसे करेगा आराम से कर देगा। लेकिन जैसे का देन आईज क्लोज्ड इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ थ्रोम्बोसिस अगर वहां बंद करने के बाद गड़बड़ा गया तो मतलब कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब आता है ट्रीटमेंट सजेशंस फॉर बैलेंस डिसऑर्डर। क्या क्या ट्रीटमेंट सजेशंस होते हैं बैलेंस डिसऑर्डर में। पहला है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ट्रीटमेंट सजेशन। इसमें क्या हुआ रिड्यूस कंफ्यूजन इंप्रूव मोटिवेशन इंप्रूव अटेंशन encourage consistency start with simple task increase the complexity gradually। इसका मतलब समझ में आता है reduce confusion मतलब पेशेंट को कोई कंफ्यूजन अगर है चलने में होता है ना कुछ फोबिया होता है किस तरह की कोई दिक्कत होगी डरता है मैं गिर जाऊंगा मैं नहीं चल पाऊंगा मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह कंफ्यूजन है तो
आप फर्स्ट डे किसी पेशेंट को करा रहे हो, पेशेंट पहले घबराएगा, जब आपने कराया 2 दिन तक उसका आप स्टैंडिंग कराओगे, आपको पता ही कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके मन में एक फोबिया है, डर कि मैं कराऊंगा मैं नहीं करूँगा। तो आपको क्या करना है, इनको मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है। बहुत सी चीज़ें देखो होती है, आइए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फिजियोथेरेपी से आप इम्प्रूव करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करा के और मशीन लगा के जो भी है आपके इक्विपमेंट से आप इम्प्रूव करते हो। लेकिन साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल वर्क भी है। साइकोलॉजी आपको बड़ी सी पड़ी कि अगर पेशेंट को आप कितना कुछ करा दो, अगर अंदर से सोच लिया मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे आप कोई बच्चा है 14-15 साल का, वो नहीं चल पा रहा है, आपको खड़ा कर रहा है, उसने जिद कर दी मैं नहीं कराऊंगा, आप जो करना करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको वहाँ मोटिवेट करना है, पहले उसका मोटिवेशन इंप्रूव करना है कि वो करे। या अब मान लो कोई बड़ा है, उसको स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गई, और उसको खड़ा कर रहे हो, लेकिन उसने मन में बैठा लिया है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, एक फोबिया डर उसके मन में आ गया है, तो वहाँ आपको क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है कि क्यों नहीं कर पाएंगे आप, जैसे आप पहले करते अभी भी करेंगे, है ना। तो आप मोटिवेट करोगे तो उससे वो जल्दी चीज़ों को कर देगा। इम्प्रूव अटेंशन, जब उसको ध्यान देगा तभी सीखेगा ना, जो भी आप करा रहे हो, अगर उसको ध्यान नहीं दिया कि बता रहे हैं तो बेकार है। कई बार हम लोग फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें आप करा लो पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंट मान लो कहीं वैसे है, थोड़ा सा गाँव से आया है, इस तरह का जो नॉलेज कम है उसको, वो सोचता है कि क्या करा रहा है, इसका क्या मतलब है, बेकार है, ध्यान नहीं देगा। और साथ में उसको जो अटेंडेंट हो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे बस ये आ गया अपना पैसा बनाने आए, होता है इस तरह, ठीक है। तो वहाँ क्या करना है आपको, उनका टेंशन कैसे देना है, उनको पूरा एक्सप्लेन करो, अपनी थेरेपी के बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो बताओ, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नहीं करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ बताओगे, तब पेशेंट उस पर अटेंशन देगा अपना, उसके घर वाले जो भी अटेंडेंट है उस पर ध्यान देंगे। तो क्या करना है आपको, अटेंशन को इम्प्रूव करना। जब तक अटेंशन नहीं आएगा पेशेंट नहीं सीख सकता, नहीं कर सकता। कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें टेंशन जरूरी है ना, तो वही चीज़ है, वहाँ पेशेंट के साथ आपका टेंशन उसका होना चाहिए। इनकरेज कंसिस्टेंसी, जो काम कर रहा है उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसको इनकरेज करना है आपको। स्टार्ट विद सिंपल टास्क, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली। आपको स्टार्ट करना है पहले सिंपल से, एकदम से बहुत टफ नहीं करा देना, मतलब पहले उधर के बैठ जाएगा कि भैया तो हम गिर गए, कर ही नहीं पाए। पहले क्या करना, सिंपल सा थोड़ा कराना मूवमेंट या बैलेंस जो भी आप सिखा रहे हो, तो स्टार्ट करो बिल्कुल धीरे धीरे, स्मॉल और सिंपल टास्क, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाओ, कॉम्प्लेक्स करते जाओ ग्रेजुअली, ठीक है। फिर आता है मैनेजिंग सेंसरी प्रॉब्लम। फिर आप क्या करोगे, उसकी सेंसरी जो प्रॉब्लम उनको मैनेज करोगे, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, विजुअल, जो भी उसकी वेस्टिबुलर प्रॉब्लम है या प्रोप्रियोसेप्टिव प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम है, उसको आपको क्या करना है, मैनेज करना है, इंप्रूव करना है। फैसिलिटेटिंग डिमांड सिस्टम, इंकरेज रिमेनिंग सिस्टम, जो उसका डिमांड सिस्टम है रिमेनिंग और रिमेनिंग सिस्टम कितना है, सबको आपको क्या करना है, इंकरेज करना है, बढ़ाना है। मैनेजिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, पार्किंसन डिजीज में क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट सेंसरी डिमांड परटिकुलर्स, इसमें क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेटेजी सिलेक्शन है, स्ट्रेटेजी में क्या पढ़ा था, इसमें स्टार्टिंग था स्ट्रेटेजीज, एंकल स्ट्रेटेजी, ट्रंक स्ट्रेटेजी बताया था ना, क्या था एंकल स्ट्रेटेजी याद है, बैलेंस भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कुछ नहीं ध्यान देते होगा तुम तेरा क्लास में, बैलेंस के पहली क्लास में क्या पढ़ाते हैं, स्ट्रेटेजीज बताई है ना, एंकल स्ट्रेटेजीज होती है और हिप और ट्रंक स्ट्रेटेजीज होती है, बताया था मैंने, याद करो। और ये मतलब नहीं बताया, सबसे पहला वही था स्ट्रेटेजी, देखिए ये बताया था कि बताया था, आपका बोर्ड रस होता है, ये पढ़ा नहीं पढ़ा था, एंकल स्ट्रेटेजीज और हिप स्ट्रेटेजी, ये मतलब क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में था ये आपकी 7th स्लाइड है, भूल जाओ तो कैसे काम चलेगा। एंकल स्ट्रेटेजी क्या था, मतलब जब हम कभी चल रहे हैं अचानक हमें झटका लग गया, धक्का दे दिया या तेज हवा आ गई अचानक से, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को संभालते हैं करके, पैर अपने एंकल पीछे किया, सॉरी एंकल हील पे आए, फिर क्या किया, अगर आप पीछे से तो आगे की तरफ गिरे तो टोस से संभाला, तो एंकल स्ट्रेटेजी होता है ये हुआ, आप बैलेंस करते हैं इस तरह से अपने आप को, तो वो आ गया आपका एंकल स्ट्रेटेजी। हिप और ट्रंक क्या हुआ, किसी ने ज्यादा जोर से झटका दे दिया, क्या होगा, अपने आप को संभालो, पूरी मतलब बॉडी से बैलेंस करने की कोशिश करो, वो होता है हिप एंड ट्रंक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एप्रोप्रिएट सेंसरी डिमांड परटिकुलर
आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो, किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, बैलेंस गड़बड़ा गया। तो पार्किंसन में क्या होता है, शॉर्ट स्टेपिंग गेट होता है। गेट से बताया था होता है, गेट मतलब वॉकिंग पैटर्न, वॉक को गेट बोलते हैं मेडिकल में। तो पार्किंसन में शॉर्ट स्टेपिंग है, पेशेंट ऐसे चलता है, जल्दी ऐसे चलेगा कभी, है ना। तो उसमें क्या होता है, पार्किंसन के पेशेंट अगर आपने गलती से भी हल्का सा छू दिया, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट स्टेपिंग होती है, पैर के पास पास होंगे उसके, जैसे हम ऐसे खड़े हो जाएगा, ऐसे चलेगा, क्या होगा, कोई धक्का मारेगा तो गिर जाएगा। बेस ऑफ सपोर्ट आपने पढ़ा था ना, बेस मतलब पैर हमारे आराम से खड़ा बैलेंस करके, तो बेस ऑफ सपोर्ट हमारा ज्यादा हो गया और लंबे हम स्टेप ले रहे हैं तो हमारा बैलेंस भी अच्छी है। पार्किंसन में क्या होता है, शॉर्ट स्टेप्स होते हैं, पैर के पास पास रखेगा, ऐसे चलेगा। उसमें क्या हुआ, अगर हल्का सा भी फर्श ऊंची नीची है या कुछ आगे पत्थर आ गया तो फौरन गिर जाता है। पर्टिकुलर मतलब वही कि कोई उसको डिस्टर्ब कर दे, कोई परेशान कर दे, तो वहां पे क्या टिप स्ट्रेटजी, स्टैंड ऑन फोम सरफेस, नैरो सरफेस, ट्रेडमिल, इन सरफेस को आपको प्रैक्टिस करानी है। इस पे फोम पे वॉक कराओ, चलने की प्रैक्टिस कराओ। फोम एक पड़ा होगा है ना, इतना ऊंचा फोम डाल के आपने उसका पेशेंट चलिए, फोम पे क्या डिस्बैलेंस होते हैं ना, तो उस पे आपको ट्रेनिंग करानी है, सिखाना। फिर क्या करना है, नैरो सरफेस, कोई पतली जगह पे आपको चलाना है, छोटी जगह पे एकदम पतला सा एरिया दे दिया आपने, या फिर एक लाइन खींच दिया आपने, कहा लाइन पे चलिए पैर। तो ये सब हो गया। ट्रेडमिल में क्या होता है, ट्रेडमिल पता ही होगा, पता है ना, ट्रेडमिल पे उसको वॉक कराएंगे धीरे धीरे। ये सारी चीज आपको इसमें करना है, स्ट्रेटजी सिलेक्शन प्रोग्राम में समझना है। फिर मैनेजिंग प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रैडिकार्डिया, इसमें स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी। ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया मतलब स्लो मूवमेंट, जो मैं बता रहा था कि पार्किंसन में उसमें भी ब्रैडिकार्डिया तो स्लो मूवमेंट होता है, धीरे धीरे पेशेंट करेगा। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेटजी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि स्लो है तो वहां पे बिना ट्रेनिंग को सीख नहीं पाएगा, वो पता था गिरेगा कभी कुछ भी दिक्कत कर सकता है। फिर आता है मैनेजिंग सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम, सीपी हेमिप्लीजिया। इसमें क्या करना है, सीक्वेंसिंग और टाइमिंग, जो सीपी के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी और सेरेब्रल पाल्सी का बाई बर्थ बच्चों को दिक्कत होती है ब्रेन लेवल से, कि पैदा होते समय कोई दिक्कत हुई ब्रेन में, या हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन कमी हुई, उससे ब्रेन डैमेज हो गया, है ना, तो उससे पैरालिसिस हो जाती है बच्चों को। तो उन केसेस में क्या होता है, बच्चे पैटर्न नहीं सीख पाते हैं। समझ रहे, पैटर्न मतलब क्या होगा, जैसे कि उनको कोऑर्डिनेशन की दिक्कत हो सकती है ना, बैलेंसिंग की दिक्कत हो सकती है, हाथ पैरों में वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस, किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सीपी जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, इसमें बहुत तरह के बच्चे होते हैं। माइल्ड सीपी भी होता है, सीवियर भी होता है ना, मॉडरेट भी होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना उसका ब्रेन डैमेज हुआ है। किसी बच्चे की खाली स्पीच चली गई, बाकी नॉर्मल, किसी का फिजिकल पूरा चला गया, बोल नॉर्मल रहा, उसका ब्रेन नॉर्मल, बच्चा चल नहीं पा रहा लेकिन ब्रेन उसका एकदम बढ़िया काम कर रहा है। किसी का सब कुछ ठीक है, आईक्यू चला गया, मेंटल रिटार्डेड हो गया बच्चा, चल रहा है, बोल रहा, सब कर रहा है, लेकिन मेंटल रिटार्डेड। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया उसका डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे मैनेजिंग सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम, सीपी हेमिप्लीजिया, हेमिप्लीजिया मतलब हाफ साइड पैरालिसिस, facilitate normal sequential muscles contraction from distal to proximal in response to perturbance EMG biofeedback balance master, ये इसके थ्रू चेक किया जाता है। इसमें क्या करना है, facilitate normal sequencing muscle, मतलब कि जो मसल्स वर्क कर रही हैं एक सीक्वेंस में, मतलब मसल वर्क करती है ना, कोई भी काम कर रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल इन रिस्पांस टू परटर्बेंस, मतलब कोई जो डिस्टर्बेंस उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसमें जो उसका डिस्टल टू प्रॉक्सिमल मूवमेंट आ रहा है वो कैसा है, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, मैनेजिंग सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स, ये हो गया। क्या आगे बोलते हैं, मैनेजिंग स्केलिंग प्रॉब्लम्स, सेरिबेलर डिस्फंक्शन, इसमें सेरिबेलर डिस्फंक्शन आता है। सेरिबेलर समझते ना, सेरिबेलर डिस्फंक्शन का मतलब क्या होगा, सेरिबेलम से रिलेटेड है, सेरिबेलर मतलब सेरिबेलम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उसको बोलेंगे। करेक्ट फॉल्टी एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, विजुअल बायोफीडबैक, बैलेंस मास्टर, वॉबल बोर्ड, वेटेड कफ्स, ये सब चीजें इसमें आएंगी। फिर आता है मैनेजिंग मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कैसे मैनेज करेंगे, मसल वीकनेस, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन, स्पास्टिसिटी, ये तो पता है ना मसल वीकनेस क्या होती है, नाम से पता चलता मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी। रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन मतलब रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, हाँ जो भी रेंज ऑफ मोशन है उसका पूरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन मतलब वो मूवमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। स्पास्टिसिटी
क्या होता है स्पास्टिसिटी? अभी बताया था कुछ दिन पहले मैंने, इसी दौरान बताया था, 2-3 दिन पहले की बात है, स्पास्टिसिटी बताया था। क्या होता है? पढ़ लिया मतलब पढ़ के टाइटनेस किस वजह से होती है? वो तो जनरल टाइटनेस हो गई। स्पास्टिसिटी और टाइटनेस का अंतर क्या होगा? लिखा है ना, आधा लिखा है ना, आधा मतलब देखा तो पूरा लिखा। स्पास्टिसिटी आपके न्यूरोलॉजिकल केसेस में होती है, ठीक है। स्पास्टिसिटी कभी भी मान लो कुछ फ्रैक्चर हो गया, उसका भी हाथ टाइट हो गया, वो स्पास्टिसिटी थोड़ी होगा, वो जनरल टाइटनेस होगी। स्पास्टिसिटी में टाइटनेस होगी कब? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में। मान लो किसी को हेड इंजरी हो गई है ना, या किसी को स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गई, उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी से जब वो आता है, उसके अंदर रिस्पॉन्स आता है, तो वो स्पास्टिसिटी होती है। वो ऑटोमेटिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें टाइटनेस आती है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको दिखेगा स्पास्टिसिटी ब्रेन लेवल से, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड लेवल से। अब आता है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्ट्रेचिंग। इसमें आप क्या क्या करा सकते हो? मसल स्ट्रेंथनिंग और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कर सकते हो और स्ट्रेचिंग, सारा चीज आप इसमें करा सकते हो। फंक्शनल सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस इन बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस एक्टिविटीज स्टार्ट फ्रॉम लाइंग, kneeling, sitting, then progress to static and dynamic standing and walking. इसका मतलब समझ गए? लाइन होगा बड़ी हंसी आई तो क्या हो गया? पीछे आकृति क्या हो गया? चारों लोगों को आपको हंसी आ रही है, ऐसा क्या हो गया? तो हम क्या अजमल तो क्या हमेशा हंसते हैं, अजमल की बात ही नहीं है, हमेशा स्माइल देते हैं, तो अच्छी बात है। स्माइल नहीं देता, आप हंसने स्माइल में अंतर है। क्या आगे बढ़ते हैं? इसका मतलब बताओ। बैलेंस एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम लाइंग, नीलिंग, सिटिंग, देन प्रोग्रेस टू स्टैटिक एंड डायनामिक स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। क्या मतलब है इसका? अजमल, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शनल सीक्वेंस इन बैलेंस ट्रेनिंग टॉपिक है, आगे जब देखो तो इसका क्या मतलब? फंक्शनल सीक्वेंस इन बैलेंस ट्रेनिंग। उसके बाद लिखा बैलेंस एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम लाइंग, नीलिंग, सिटिंग, देन प्रोग्रेस टू स्टैटिक एंड डायनामिक स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज होगा। हाँ, स्टेप वाइज होगा, सही कह रहे हो। कैसे होगा? तो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, एक ऑर्डर में। ठीक है, पेशेंट आ गया मान लो, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या कराएंगे? बैठाएंगे, प्रॉब्लम पूछेंगे, क्या करते हैं। पेशेंट अगर स्ट्रेचर पे आया तो कैसा बैठोगे? इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई पैरालिसिस का केस आया तो लेट के आएगा ना, वो बैठ के नहीं आएगा कि आपको बैठा के पूछो। तो पैरालिसिस का केस है, वहाँ क्या किया? सबसे पहले आपने कहाँ स्टार्ट किया? स्टार्ट फ्रॉम लाइन, लाइन मतलब लेटा हुआ पेशेंट, वहाँ से आपने अपना स्टार्ट किया। लाइन से क्या हुआ? फिर नीलिंग, नीलिंग मतलब नीलिंग, घुटने में चलना। बच्चों को आप सिखाते हो, देखा बच्चा कैसे चलता है? सबसे पहले क्या करता है? करवट लेना शुरू करता है, फिर क्या करता है? क्रॉलिंग शुरू करता है, फिर क्या करता है? उसके बाद क्रॉलिंग के बाद बैठना शुरू करता है, ठीक है। बैठने के बाद जब खड़ा होता है तो खड़ा होने के बाद क्या स्टेप क्या होता है? कुछ बच्चे सीधे खड़े जाते हैं, कुछ बच्चे क्या है नीलिंग, घुटने पे आते हैं, घुटने पे आके पकड़ते हैं तब खड़े होते हैं। तो नीलिंग जब हम लोग किसी बड़े एल्डर में किसी सिखाएंगे तो सीक्वेंसिंग वही रहेगी। कोई मान लो कि पैरालाइज्ड है, जिसके हाथ पैर पूरा पैरालिसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, मान लो गर्दन से पूरा हाथ पैर उसका पैरालाइज्ड है, तो वहाँ जब आप ट्रेनिंग कराओगे, अभी किसी आप न्यूरो सेटअप में जाओगे तो आपको यही सिखाया जाएगा। सबसे पहले क्या है? न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी होती है, एनडीटी बोलते हैं। न्यूरो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले पेशेंट को क्या सिखाएंगे? करवट लेना सिखाएंगे, है ना। उसके बाद बैठना सिखाएंगे, फिर नीलिंग, जब उसको खड़ा करने का स्टेप आएगा तो नीलिंग पर आएंगे। उसके जो आप बताया अभी क्या बताए थे, बच्चा क्रॉलिंग करता है तो उसको हम लोग बॉडी पार्ट पोजीशन बोलते हैं, उसमें रखेंगे। तो सारा सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि आप सीधे खड़ा करना सिखा दिया, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जैसे बच्चा होता है स्टेप बाय स्टेप चलता है तब चलना शुरू करता है, तो वही यहाँ पे सबसे पहले लाइन, फिर नीलिंग, फिर सेटिंग, देन प्रोग्रेस टू स्टैटिक एंड डायनामिक
सीक्वेंस से चलोगे। लाइन में क्या था? प्रोन लाइन, नेक एक्सटेंशन, प्रोन ऑन एल्बोज, प्रोन ऑन हैंड्स। प्रोन लाइन मतलब उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल, नेक एक्सटेंशन में रहेगा पीछे की तरफ, प्रोन ऑन एल्बोज, एल्बोज पे, प्रोन ऑन हैंड्स। पहले इस पे करेंगे फिर इस पे, ठीक है। ये होगी सेटिंग में क्या करना है? लाइन का समझ गए? पेशेंट लाइन में होगा, प्रोन लाइन में क्या करेंगे, क्या सिखाएंगे? सबसे पहले प्रोन लाइन में नेक एक्सटेंशन, उल्टा लेटेगा तो गर्दन पहले उठाना सिखाएंगे, ठीक है, नेक एक्सटेंशन। उसके बाद प्रोन ऑन एल्बो, फिर उससे कहेंगे गर्दन उठाने का, फिर इस पे आएंगे, हाथ रख के और एल्बो रख के फिर गर्दन उठाएंगे, फिर हल्का सा कंधा उठाएगा, जो भुजंगासन होता है। भुजंगासन समझते हो नहीं योगा में? उल्टा लेट के ये पेट के बल लेट जाओ, उसके गर्दन उठाओ, कंधे उठाओ, होता है ना भुजंगासन। तो प्रोन लाइन में नेक एक्सटेंशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्रोन ऑन एल्बो, एल्बो पे आ गए, उसके बाद प्रोन ऑन हैंड, फिर हैंड पे आ गए, एल्बो सीधा कर दिया। आया समझ में कि नहीं? उल्टा लेटा पेशेंट, और पहले गर्दन उठाया सिखाया उसको, फिर क्या किया आपने कहा, आप हल्का सा उठिए, एल्बो को सीधा कर दिया, एल्बो तक आ गया, फिर क्या किया? सीधा कर दिया, पेशेंट ऊपर उठ गया। ये सीक्वेंसिंग आई आपकी लाइन। उसके बाद सिटिंग में क्या है? हाई सिटिंग विद फुट ऑन ग्राउंड, विद आर्म सपोर्ट ऑन द साइड्स। पहले हाई सिटिंग में उसको बैठाएंगे, तो उसका जो फुट होगा वो ग्राउंड पे होगा, विद आर्म सपोर्ट ऑन द साइड्स, हाथ जो उसके साइड सपोर्ट होंगे। वेट शिफ्ट होगा, वेट शिफ्ट क्या करना है? एक बार एक साइड, एक बार दूसरी साइड, इस तरह से वेट शिफ्ट करेंगे विदाउट आर्म सपोर्ट, बिना आर्म सपोर्ट के, मतलब हाथ सपोर्ट लेके नहीं करना, बिना सपोर्ट के, विदाउट फीट टचिंग द ग्राउंड, पैर को भी ग्राउंड पे टच नहीं करना है। आया समझ नहीं? हाई सिटिंग विद फुट ऑन ग्राउंड, हाँ हाई सिटिंग, हाई सिटिंग में क्या होगा? किसी ऊंची जगह बैठा दो जहां तक पैर जमीन टच नहीं होगा, तो हो गया हाई सिटिंग। सिट वॉकिंग, सिट वॉकिंग कराएंगे, लॉन्ग सिटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीलिंग का मतलब क्या हुआ? 4 पॉइंट नीलिंग, नीलिंग सिटिंग, 2 पॉइंट नीलिंग, हाफ नीलिंग विद एंड विदाउट सपोर्ट चैलेंज। हाफ नीलिंग क्या होता है? एक तो नीलिंग आपका घुटने पे क्या होगा? हाफ नीलिंग, हनुमान पोस्चर। हनुमान जी कैसे खड़े होते हैं? हनुमान जी का देखा क्या पोस्चर? एक पैर का घुटना नीचे रहता है, एक पैर ऊपर रहता है, ऐसे रहता है, एक पैर मुड़ा हुआ है, एक पैर ऐसे रहता है, इस तरह से। तो हाफ नीलिंग बोलते हैं हनुमान पोस्चर, हनुमान जी का पोस्चर होता है, विद एंड विदाउट सपोर्ट चैलेंज। तो ये आ गया अपना नीलिंग का। फिर आता है सिट टू स्टैंड, स्टैटिक, स्टैटिक डबल लेग स्टांस, सिंगल लेग स्टांस, टेंडर पोजीशन, डायनामिक स्टैटिक, स्टैटिक मार्चिंग, ठीक है। उसके बाद आपको वॉकिंग, वॉकिंग में क्या है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, टेंडम, ब्रेडिंग एंड ट्रेडमिल। ये सारे आपके वॉकिंग के पैटर्न हैं, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा। स्टेप्स, रैंप्स, रफ टेरेन, कर्व्स, ऑब्स्टिकल्स, कम्युनिटी एम्बुलेशन, ये सारी चीजें आपको पेशेंट गाइड करनी पड़ेगी। ये सब डिटेल में बैलेंस का जो है ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे ना कि आगे चल के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, आगे के सेमेस्टर में आपको होगा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, फिर डिजीज का नाम होगा कि इस डिजीज में क्या है, उसमें सब चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। टास्क क्या है? लुकिंग अप एट द सीलिंग, टर्निंग टू लुक बिहाइंड विदाउट मूविंग द फीट, रीचिंग फॉरवर्ड टू टेक एन ऑब्जेक्ट। ये सब सिखाना है कैसे करना है। लुकिंग अप एट द सीलिंग मतलब कि उसको पेशेंट को ऊपर देखिए, जिसको बैलेंस नहीं पता रहा गिर जाएगा, है ना। टर्निंग टू लुक बिहाइंड विदाउट मूविंग द फीट, उससे कहेंगे पीछे की तरफ घूमो बिना फीट को मूव किए। रीचिंग फॉरवर्ड टू टेक एन ऑब्जेक्ट, आगे की तरफ झुक के कुछ सामान उठाना है, ठीक है। रीचिंग साइडवेज, साइड में जाना है कुछ उठाने के लिए। रीचिंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाना। रीचिंग डाउन टू स्टूल एंड फ्लोर, आगे नीचे झुक के स्टूल पे बैठना है या फ्लोर छूना है या फ्लोर को छूना है। बॉल कैचिंग एंड थ्रोइंग, बॉल कैच करना, थ्रो करना, ये सब क्या आ गया आपका टास्क है जो आपसे कराओगे पेशेंट से। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन क्या हुआ? लो चेयर्स,
जो भी उसका आपके घर पे जो भी जहाँ रहता होगा वहाँ क्या करना, चेयर जो होंगी लो, नॉर्मल जो हाइट होती है उससे कम हाइट की होंगी, बेड जो होंगे वो भी कम हाइट के होंगे। क्यों होंगे, क्यों कम करेंगे ऐसा? स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, मतलब लो आपका होगा सपोर्ट, तो उसको उठने बैठने में आराम रहेगा, आसानी से उठ जाएगा, आसानी से बैठ जाएगा। और बेड अगर लो होंगे तो भी उसको मूव करने में, आपको शिफ्ट करने में, हर चीज में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अनस्टेबल फर्नीचर्स, अगर कोई अनस्टेबल फर्नीचर को रिपेयर करना है इमीडिएटली, लैडर्स एंड स्टेप लैडर्स इसको अवॉइड करना है। लैक ऑफ ग्रैब रेज इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रैब रेज। ठीक है। हैंड नॉट प्रेजेंट और inadequate installation of appropriate handrails, stairs too steep, मतलब अगर कोई किसी का स्टेप बहुत ज्यादा वैसे ही है, स्टीप होती है, बहुत पतली है, मतलब बहुत शार्प होती है, तो ट्रैक टू नैरो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेप्स, तो आपको मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। फुटवियर थिन फ्लैट रॉड मेड अप ऑफ फर्म मटेरियल, टेक्सचर्ड सोल, एंकल सपोर्ट, इसमें एंकल सपोर्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अवॉइड हाई हील्ड शूज, शूज विद सॉफ्ट एंड स्लिपर सोल, इसको आपको अवॉइड करना है। उसके जो भी मॉडिफिकेशन है, आपको जो पेशेंट आपके पास आएगा सब आपको बताना पड़ेगा कि घर पे आप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भले आप जाके वहाँ पे वॉच करके उसको देख के सब गाइड करो, उसके अकॉर्डिंग आप सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। कोई डाउट? डाउट कोई नहीं था, फिर भी भूल जाता हूँ पूरा। बंद करो।